नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए सत्र 2023-24 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र पूरा डिटेल में सॉल्व करा रहा हूं। हम लोगों ने इसके पहले जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे, प्रश्न 1 और प्रश्न संख्या 2 को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग इसी कड़ी में हम लोग प्रश्न, क्योंकि ये सब हम लोगों ने हल कर लिया था, ठीक है। खंड ब के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 3 का। अब देखिए, प्रश्न संख्या 3 में 2 क्वेश्चन है और प्रश्न संख्या 4 में भी 2 क्वेश्चन है और प्रश्न संख्या 5 में भी 2 क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके, अब देखिए ये 6 नंबर के, कितने नंबर के, 6 नंबर के, तो इसलिए काफ़ी डिटेल से में हम लोग देखेंगे, ताकि अगर इसमें से अगर कोई भी प्रश्न आए तो हमसे छूटे ना। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 3 में देखिए 2 सवाल है, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करना सीखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 3 है, इसका पहला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या उसमें एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी होंगी। तो अब देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले प्रश्न को हम लोग इसके देखते हैं, अथवा वाले को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है 100 से और 99 और 10 के बीच में, 10 तक जो भी संख्याएं होती है 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। तो मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं बताते जा रहा हूँ ऐसे आप एग्जाम में भी करेंगे। तो माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, संख्या 10x प्लस वाई। कैसे, अभी मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, 42। क्या लिखा हुआ है? 42। अब अगर हम स्थानीय मान में कैसे लिखते हैं, 2 गुणे 1, इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दहाई के स्थान पर है, तो 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा, ये 40, ये कितना हो जाएगा 2। तो 40 प्लस 2 लिखते हैं कि नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसी को देखिए, x क्या है, दहाई के स्थान पर, तो 10x, और y क्या है, इकाई के स्थान पर। तो इस प्रकार से हमने संख्या क्या मान लिया, 10x प्लस वाई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब इसको उलट देते हैं, तब संख्या को उलटने पर लिखेंगे, संख्या को उलटने पर बनी संख्या। अब जब उल्टेंगे तो y x हो जाएगा कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तब क्या हो जाएगी संख्या 10y प्लस x, ठीक है। उलटने से बनी संख्या का योग। अब देखिएगा, यहाँ पर एक काफ़ी ध्यान देने वाली, 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग, यानी इसका और इसका योग, ठीक है। प्रश्नानुसार 10x प्लस वाई। अब इसको उलटने से क्या बन जाएगी, 10y प्लस x। क्या आ रहा है, 66 आ रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10 1 11x, क्योंकि 10x और 1 x, फिर 10y, फिर 1 11y बराबर 66। 11 कामन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 66। तो x प्लस वाई बराबर, यहाँ से 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अब इसके आगे, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर, अब संख्या के अंकों का अंतर क्या है, संख्या x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा 2 से लेकर के हम x और y का मान निकालें। समीकरण 1 में से, ठीक है, फिर से समीकरण 2 को घटाने पर
पर। तो x प्लस वाई बराबर 6, तो x माइनस वाई बराबर 2 है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस कैंसिल हो गया ये। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y बराबर 6 में से 2 गया 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसी y का मान क्या करें, समीकरण 2 में रख दें या 1 में रख दें, किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x माइनस 2 बराबर 2, तो इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस, तो x बराबर 4। तो संख्या क्या है हमारी x y है कि नहीं, तो x की जगह पर संख्या क्या हो जाएगी 4 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी संख्या मिल गई 42, जो संख्या आएगी क्या हो जाएगी 42। तो उम्मीद है कि अगर इस प्रकार से अगर प्रश्न आपको आएंगे, आप देखिए अंक बदल सकते हैं लेकिन प्रश्न का जो टाइप है ऐसे ही रहेगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अब आइए इसका जो अथवा वाला, देखिए 3 में 2 क्वेश्चन है, या तो आपको एक दोनों में से एक ही करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि दोनों करने हैं, तो एक ही प्रश्न करने हैं आपको। इसको भी करा दें हम। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखिएगा, आयु संबंधी जब भी प्रश्न दे और एग्जाम में आयु वाले प्रश्न आते हैं तो हम वर्तमान आयु मान लेंगे। ठीक है, तो हल क्या कैसे करेंगे, तो लिखेंगे माना जो नूरी है, पहले नूरी को ही ले लेते हैं, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x मान लेते हैं कि x वर्ष है, और सोनू है उसका मान लेते हैं सोनू की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y। ठीक, इतना हमने मान लिया। अब करा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो इस समय तो x है, इसकी y वर्तमान, जैसे इस समय आप मान लिया आपकी उम्र कितनी है 15 साल, तो 5 साल पहले, पूर्व मतलब क्या है पहले, तो अब 5 साल पहले का निकालेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो इस समय x है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी x माइनस वाई वर्ष, यह हो जाएगी। इसी प्रकार सोनू का भी 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार करेंगे प्रश्नानुसार, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब देखिएगा इतना करने के बाद जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे, आपकी गलती नहीं होगी। अब देखिएगा 5 वर्ष पूर्व, दोनों का 5 वर्ष पूर्व हो गया, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। किसकी आयु से बोला है, सोनू की, तो सोनू में क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे, जिसमें कहेगा उसी में गुणा कर देंगे। आप इतना ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। कंफ्यूजन यही होता है कि हम इस वाले में गुणा करेंगे इसमें गुणा करें, तो यहाँ पर देखिए दिया है सोनू की आयु की, तो जिससे कहेगा, जैसे की जगह पर से हो सकता है, तो इस शब्द का बड़ा महत्व है, तो जिसमें कहेगा उसी में गुणा कर देंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो अब इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1। क्या हो गया समीकरण 1 हो गया हमारा। अब पुनः 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब पुनः क्या करेंगे 10 वर्ष पश्चात, इस समय कितनी है x वर्ष है, तो हम मान लेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी है, इस समय x है तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार से 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार फिर जैसे कहे
कि x प्लस 10 लिख लीजिए और y प्लस 10 लीजिए। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी। किसकी आयु की? सोनू। तो सोनू की आयु कितनी है? y प्लस 10। दोगुनी हो जाती है तो गुणा 2 कर देंगे, बस आपका 2 समीकरण बन जाएंगे तो मान निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब इसको इधर लेंगे, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 2 बन गए, x माइनस 2y। ठीक, अब यहाँ पर हमारा 2 समीकरण बन गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों को हल करके हम दोनों की उम्र निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि लिख रहे हैं समीकरण। अब देखिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x प्लस, अब फिर क्या है यहाँ पर? x माइनस 2y बराबर 10। अब माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 20। तो y का मान कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 20 वर्ष। यानी कि सोनू की आयु कितनी है? 20 वर्ष आ गई। अब y का मान क्या कर दें हम? समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दें। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, तो x माइनस 3 गुणे कितना है? इसकी 20 है, बराबर माइनस 10। तो 30 दूनी x बराबर क्या है? माइनस 30 दूना 20 3 60 बराबर माइनस 10। अब ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर यहाँ पर x माइनस 60 बराबर माइनस 10 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 10 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 50। तो यानी कि नूरी की आयु कितनी है? 50 वर्ष है और सोनी की आयु 20 वर्ष है। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, यह क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे 6 नंबर का प्रश्न पक्का है। ठीक है, आएगा ही आएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या 2 प्रश्न हैं, तो दोनों प्रश्नों को एक एक, इसी में से आपको एक ही करना है, दोनों में से क्या करना है? एक ही प्रश्न करने हैं। ठीक, आइए एक पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला देखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिली भवन के ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 2 भवन हैं। ठीक है, एक बहुमंजिली भवन, एक पहले एक बहुमंजिली भवन बना लेते हैं इधर। ठीक है, मान लेते हैं कि यह एक बहुमंजिली भवन है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है ये। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक बहुमंजिली भवन है। ठीक, इस टाइप से देखने, शिखर से मान लेते कोई यहाँ पर एक आदमी है या देख रहा है। ठीक है, देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा एक दूसरा भवन है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। अब शिखर ये है, तो शिखर और तल का अवनमन कोण 30 अंश है। अब देखिएगा यहाँ पर अवनमन कोण को समझते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं, ये आदमी है। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो क्षैतिज है ये वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका भवन के ऊंचे भवन के शिखर तल के अवनमन कोण। ठीक है, अब शिखर का जो कोण होता है ये वाला जो कोण है, ठीक है, यहाँ से ये कितने का बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है। और इसकी यहाँ पर जो बॉटम है, ठीक है, तल है, इस यहाँ से जब देख रहा है तो ये वाला कोण इसका बन रहा है। ठीक है, कितने का?
45 अंश का। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, बहुमंजिली भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालिए। अब भवन की दूरी यह है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं हम लोग, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, नामांकन नाम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाम लिख देते हैं यहाँ पर A B C D E। ठीक है, अब यहाँ पर हल करते हैं। चित्र आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जब तक आप हाइट एंड डिस्टेंस में चित्र नहीं बनाएंगे तब तक आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो जाएगा एकांतर कोण से। ठीक है, और ये 45 है तो ये भी 45 अंश हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या, जो चीज़ दिया हुआ है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। दिया है भवन, छोटे भवन की ऊंचाई निकालना है, कितना है, 8 मीटर है। अब मान लेते हैं कि माना बहुमंजिली भवन की ऊंचाई, बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल है। ठीक है, मंजिली नहीं होता है, बहुमंजिल होता है। माना बहुमंजिल, ठीक है, भवन की ऊंचाई मान लेते हैं कि कैपिटल H है। दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, ये क्या है, x है, और इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि साइन, इसमें tan थीटा का अक्सर प्रयोग होता है, तो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज O, यहाँ पर A या D है, ADE में, त्रिभुज ADE में। अब tan, अब यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 45 अंश। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, यहाँ पर लंब है H है, तो बराबर H अपान लंब बटा आधार, आधार क्या है x, और इसका मान कितना है, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो h अपान x, तो यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। यानी जितनी हाइट होगी उनके बीच की दूरी भी उतनी होगी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, और एक दूसरा समीकरण है, एक दूसरा जो त्रिभुज बना हुआ इसको लेते हैं पुनः। ठीक है, बस देखते रहिए, आपको एक बार में ही एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब पुनः त्रिभुज ABC में, अब AC में क्या है, ABC में tan 30 अंश है, कितना है, tan 30 अंश है, तो 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश बराबर लंब क्या है यहाँ पर AB, आधार x यह है तो x यह भी तो होगा। ठीक है, ये तो है ही नहीं कि नीचे कुछ और है, ऊपर भी सेम ही रहेगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर AB अपान x। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो AB बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, AB बराबर या AB बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3x, यह हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करते हैं, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि h बराबर क्या है, यहाँ पर
h बराबर हम लिख सकते हैं जो h है, ठीक है, 8 प्लस यहाँ पर 8 प्लस AB लिख सकते हैं कि नहीं। अब बल्कि समीकरण 1 इसको मान लें, ठीक है, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर AB बराबर क्या हो गया, √1/√3x। अब AB का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। AB का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, x बराबर 8 प्लस AB, यही है। तो AB का मान क्या है यहाँ पर 8x, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1/√3x, यही है। अब हम क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/√3x बराबर क्या है यहाँ पर 8, ठीक। अब x कॉमन है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कि x कॉमन है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, ठीक। x कॉमन है तो x बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 बराबर 8। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x √3 माइनस 1/√3 बराबर 8, यह हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x √3 माइनस 1 बराबर 8√3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। x बराबर 8√3/√3 माइनस 1। अब इसका हम प्रमेयीकरण कर सकते हैं, तो x बराबर 8√3 माइनस 1 है तो प्लस का कर देंगे हम, नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, तो √3 माइनस 1, यहाँ पर √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर। बस यही देखिए, मान x का निकला कि आपका आंसर आ गया, तो 8। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 त्रिका 24 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 8 त्रिका 24, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 8√3 होगा, 8√3 अपान, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो फिर कितना कॉमन है इसमें, इसमें 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 12 प्लस 4√3। x का मान यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 12 प्लस 4√3, अगर हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 प्लस √3 मीटर, इतना आ गया इसके दोनों के बीच की दूरी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x बराबर h है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है 3 प्लस √3 मीटर, यह है h बराबर x, यानी कि भवन की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, बहुमंजिली भवन की ऊंचाई इतनी ही रहेगी, क्योंकि जगह कम है, मैंने यहाँ पर बता दिया। देखिए समीकरण 1 से x बराबर h है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको चौथे का यह वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न इसकी देखते हैं, ठीक है। इसी के अब लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। जब हम नीचे से किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पर भवन है, हम यहाँ पर खड़ा होकर देखते हैं नीचे से ऊपर, तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है और नीचे देखता है तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। पिछले वाले में अवनमन था, यहाँ पर उन्नमन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है 30 अंश है। भवन के एक चलिए पढ़ते चलते और इसको बनाते भी चलते हैं, क्योंकि आपको जब तक इसका ड्राइंग नहीं बना पाएंगे, इसका फिगर नहीं बना पाएंगे, तब तक प्रश्न आप हल ही नहीं कर सकते। तो आइए प्रश्न हल करते हैं। भूमि मान लेते हैं कि यह भूमि है, ठीक है, यह भूमि है, ठीक। अब यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं P है, ठीक। P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण
अब मान लेते हैं कि एक भवन यहाँ पर है, खड़ा है, वर्टिकल होता है, 90 अंश बनता है हमेशा, ठीक है। तो उन्नयन कोण यहाँ से कितना है, 30 अंश का ये बना रहा है, ठीक, ये 30 अंश का यहाँ पर कोण बना रहा है, ठीक। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, एक झंडा, मान लेते हैं कि अपना तिरंगा ही है, वहाँ पर लहराया गया है, यहाँ पर एक झंडा लगाया गया है, ठीक है। चलिए झंडा हमने लगा दिया यहाँ पर इसके शिखर पर, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब यहाँ से जब हम देख रहे हैं इसी बिंदु से, ठीक है, इसको शिखर को, तो कितना बन रहा है ये 45 अंश, ठीक। अब सीधा खींचिएगा। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की ऊंचाई, यानी कि ये जो ध्वज झंडा है इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है और इसके बीच की दूरी। तो चलिए नामकरण पहले हम लोग क्या करते हैं कि नामकरण इसका कर देते हैं। तो इसका A B C D, जैसे पिछला लगाया था हमने उसको भी हम, इसको भी हम क्या करेंगे वैसे ही लगाएंगे। और भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि जो हल करते हैं दिया है, जो देखिए जो चीज़ दिया रहता है उसको नोट लीजिए। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक है, कितना है 10 मीटर दिया हुआ है। अब हम लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज। अब मान लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं, माना, यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, माना, माना ध्वज जो है कि क्या है, ध्वज दंड, ठीक है, ध्वज दंड की लंबाई मान लेते हैं क्या है x है, ठीक है। और बिंदु P से, बिंदु P से भवन की दूरी हम मान लेते हैं कि y है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है, ठीक है। यह क्या है x है। अब हम त्रिभुजों को लेते हैं और करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में, यह क्या है C है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहाँ पर C है, इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से कर दी, ये C है, ठीक है, ये, ठीक है, ये C है, ठीक। त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी यह 30 अंश का है, तो tan 30 अंश बराबर, अब मैंने बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है 10 मीटर है, 10 बटे आधार क्या है y है, ठीक है। tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो 10 बटे y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, ये y का मान निकल गया, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 10√3। ये तो बहुत आसानी से निकल गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि निकालते हैं झंडे की लंबाई, ठीक है, जो झंडे का डंडा है उसकी लंबाई निकालते हैं। तो त्रिभुज ए, या यहाँ पर बिंदु P था ना, तो इसको हम P ही मान लेते हैं, छोड़िए इसको, ठीक है। बिंदु P भी यानी त्रिभुज P, क्योंकि P दिया हुआ है। त्रिभुज PBD में, PBD में, तो PBD क्या है अब यहाँ पर tan 45 है, tan 45 बराबर लंब कितना है यहाँ पर 10 + x है, 10 मीटर है, फिर उसके ऊपर x है, ठीक है, बटे आधार कितना है y है, ठीक है, यही है। अब tan 45 का मान कितना होता है 1, 10 + x अपान y, अब y इधर हो जाएगा 10 + x, यह हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में
रखने पर, अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। तो समीकरण क्या है y का मान 10√3, तो 10√3 बराबर 10 प्लस x। अब ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, 10√3 माइनस 10 बराबर x। ये हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, 10 कॉमन हो जाएगा, तो 10 कॉमन हो गया, बचेगा क्या, √3 माइनस 1 बराबर x। और √3 का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया, 1.732, तो यहाँ पर 1.732 माइनस 1 बराबर x। तो 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 10 फिर गुणे 0.732 2 हो जाएगा बराबर x। 10 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7.32 मीटर। यानी कि जो झंडे का डंडा है उसकी लंबाई कितनी है, 7.32 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई कितनी आ गई, 7.32 मीटर। और दो बिंदु यानी बिंदु और भवन के बीच की दूरी, और भवन के बीच की दूरी कितनी आ गई है, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। यूनिट जरूर लिखिएगा आप लोग। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अंतिम जो इसका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, उसको हम लोग हल करते हैं। अब इसमें भी देखिए 2 प्रश्न हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ एक ही करना है, ठीक। तो आइए एक पहले प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो जैसे जैसे हम प्रश्न पढ़ते चलते चलिए उसको हम करते हुए चलते हैं, ठीक है। एक बर्तन बना शंकु के उल्टे आकार का है, तो शंकु एक का उल्टा बर्तन, जैसे आपने फनल देखा होगा, ठीक है, इस टाइप से, या जो कुप्पी भी बोलते हैं इसको, या जो आप जो आप कुल्फ़ी खाए होंगे तो ऐसा कोन में आपको मिला हुआ है, ठीक है। बर्तन है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है। कितनी है ऊंचाई इसकी, 8 सेमी है, ठीक। जैसे जैसे बोल रहा है उसको हम लिखते चलते हैं, करते चलते। और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है, ये ऊपर का क्या है, खुला हुआ है। सिरे की त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है, ठीक। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ऊपर क्या है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, पानी से पूरा, यानी कि ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसका प्रत्येक जो है कि जिसमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है। अब देखिए गोली डाला जाता है, इसमें क्या किया जाता है, गोली डाला जाता है, ठीक। अब एक गोली, ठीक, गोली तो आपने देखा होगा या बचपन में खेला होगा। तो इस गोली की जो त्रिज्या है कितनी है, 0.5 सेमी है। आपने खेला होगा, गोली को देखा होगा आपने, ठीक है। डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें से भरे हुए पानी का, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हल करते हैं। पहले जो जो चीज़ दिया है उसको हम नोट करते हैं। आप चित्र बना करके एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे। हल दिया है क्या दिया है, शंकु या शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है, 8 सेमी है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है। फिर गोली का त्रिज्या यह कितना है, 0.5 सेमी है, यह भी, ठीक है, 0.5 सेमी हो गया। अब पहले हम क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि शंक्वाकार
बर्तन में भरे पानी का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन, पानी का आयतन। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है, क्योंकि शंक्वाकार है, इसका आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 0.5 नहीं 5 है। ठीक है, सॉरी 5 स्क्वायर, एच कितना है? 8 यह है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? इसको जब हम हल करेंगे, ठीक, 5 × 5 = 25, 25 × 8 कितना हो जाएगा? 200 पाई/3 सेमी क्यूब हो जाएगा। घाते 3, सेमी के घाते 3, ये पानी से भरे आयतन हो गया। ठीक है, शंक्वाकार जो बर्तन में पानी भरा है उसका आयतन यह हमारा निकल गया। ठीक, अब कितना पानी है निकला हुआ उसका आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना पानी निकल जा रहा है? 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकले पानी का, बाहर निकले पानी का आयतन कितना निकल जा रहा है? इसका 1/4, यानी कि V का 1/4, चौथाई बाहर निकल जा रहा है, 1/4 बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यह V का मान कितना है? 200 पाई/4 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यह 50। तो 50 पाई/3 सेमी क्यूब, इतना पानी बाहर निकल जा रहा है। और यह पानी बाहर निकल जा रहा है कितना? इसमें गोली डाली जाती है। ठीक है, अब एक गोली का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक गोली का, एक गोली का आयतन। अब गोली का आयतन, गोली कैसा होता है? गोला होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 गुणे पाई गुणे आर का मान कितना है? 0.5, ये 0.5 क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको हल करते हैं। जगह कम है, इसको मिटा दे रहे हैं गोली को। ठीक, अब यहाँ पर इतना, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं? आगे हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 4/3 पाई, ठीक है, गुणे, अब 0.5 है, 0.5 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 करेंगे तो आएगा 0.125, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यह एक गोली का आयतन है। अब मान लेते हैं कि जो n गोलियां उसमें डाली गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? निकले गए पानी का आयतन बराबर निकले पानी का आयतन जो होगा वह, यानी कि गोलियों की संख्या मान लेते हैं कि n है, गुणे गोली का आयतन हम जितना गोली डाले होंगे उतने गोलियों के आयतन के बराबर ही पानी बाहर निकलेगा। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये आधारित प्रश्न है। तो निकले पानी का आयतन, तो निकला पानी का आयतन कितना है? यहाँ पर 50/3 पाई, यही है। और n गोली डाली हो गई होगी, और एक गोली का आयतन कितना है? 4/3 पाई गुणे 0.125। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अब बचा क्या? 50 बराबर n गुणे 0.125। अब यहाँ पर क्या है? 0.125, और यहाँ पर ये 4 अभी बचा हुआ है। ठीक है, ये 4 बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 50 बटे
0.125 गुणे 4, यह हो जाएगा। अब इसको हम इधर कर लेते हैं हल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर 50 गुणे, अब देखिए 3 अंक पर दशमलव तो कितना 1000 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, बटे 125 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 50, यानी 5 2 से काट देते, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 25 पंजे हो जाएगा, और 5 दूनी 10, तो एक कितना आ जाएगा, काटेंगे कुल मान आ जाएगा 100, यानी गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। यानी कि पानी कितना डाला जाएगा, यानी गोलियों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। तो उम्मीद है कि आपको कैलकुलेशन देखिए आप करिएगा, मैंने कंसेप्ट आपको पूरा बता दिया। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतिम प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, अपने अंतिम पड़ाव पर, ठीक है। एक गोलाकार कांच के बर्तन का एक बेलन के आकार का गर्दन है, ठीक है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की, एक गोलाकार कांच है, बनाते चलते हैं, जैसे जैसे आप प्रश्न में बोल रहा है उसको हम करते चलते हैं। एक गोलाकार बर्तन है, गोलाकार बर्तन बना रहे हैं ए ऐसे, ठीक। बर्तन के एक बेलन के आकार का गर्दन है, यानी कि जैसे सुराही आपने देखा होगा, ए ऐसे, ठीक है। चलिए भाई, बर्तन हमने तो बड़ा अच्छा बना दिया। अब जिसकी लंबाई 8 सेमी है, लंबाई क्या है, यह गर्दन जो है कितना है, यह 8 सेमी का है, ठीक। और व्यास 2 सेमी है, और इसका जो यह व्यास देखिए यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, व्यास 2 सेमी है, ठीक। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8 सेमी है, यह कितना है, 8 सेमी इसका व्यास है। चलिए भाई, अब आगे चलते हैं, क्या है, नहीं 8.5 है, सॉरी 8.5 सेमी है, ठीक। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे की उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। यानी कि इसमें हमें यह माना गया कि पूरा अंदर का ये भाग जो भरा हुआ है उसी का निकालना है, तो इसमें पानी पूरा ये भर दे रहा है। तो हमें इस बर्तन का आयतन निकालना है, ठीक है। बर्तन का आयतन बराबर, पहले जो चीज़ दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं, दिया है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए 2 पार्ट है, यहाँ पर ये बेलनाकार भाग है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 8 सेमी है, ठीक है। और व्यास कितना है इसका, 2 सेमी है, इतना हमने लिख लिया। फिर अब क्या है, गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 सेमी है। अब हम लिख देते हैं पानी में, सॉरी पात्र में, यानी बर्तन में, पात्र में भरे पानी का आयतन, अब बराबर क्या होगा, बेलनाकार यानी कि गोलाकार भाग में पानी का आयतन प्लस बेलनाकार भाग में पानी का आयतन, यही होगा। अब बस, अब गोलाकार भाग का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब प्लस, अब बेलन का क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। अब 4/3 पाई, अब r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर r की वैल्यू है 8.5, ठीक है, गुणे 8.5 का क्यूब प्लस पाई, अब यहाँ पर इसका व्यास अलग है तो इसका हम कैपिटल R कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पाई, R की वैल्यू कितनी है, इसके 2 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी है, 8 है, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, इसको हम जब हल करेंगे, ठीक है, इसको जब क्या करेंगे, हम हल करेंगे, तो इसका मान आएगा 346.8
5। आप भी हल कर लीजिएगा क्यों, इसको हल करेंगे तो इतना मान आएगा 346.5। और लड़के ने कितना किया है 345, यानी लड़के ने गलत किया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है। तो लिखेंगे बच्चे का उत्तर, यानी बच्चा गड़बड़ी कर दिया, बच्चे का उत्तर सही नहीं है। सही, और लड़का है क्या सही करेगा, नहीं है। आप लोग तो बड़े हो गए हैं फिर भी गलती कर देते हो, तो लड़का है। तो उम्मीद है कि आप लोग जितना भी बताया मैंने समझ में आ गया होगा। अब चलिए, आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग और भी एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।